कल मैंने बता दिए थे ये 6 के 6, ठीक है ना। 6 में सबसे पहला था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, है ना, पहला वाला स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दूसरा था ब्लैक बॉडी, और तीसरा था विशिष्ट ऊष्मा CpCv, ठीक है। चौथा था हमारा प्रकाश वर्धक प्रभाव, और पांचवा था कॉम्पलेक्स इफेक्ट, ठीक। और छठा था प्रकाशिक रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक। अब देखो, अब जो आपका सिलेबस में क्या कहता है, सिलेबस में पहली चीज आती है वो कहता है प्लांक का क्वांटम, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक। अब ये कहता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था और उसकी आवश्यकता क्या थी, है ना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये था, तो कल मैंने इस चीज को बताया था, लेट्स मी ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम। ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं, क्या किया गया, क्या किया गया, ये ब्लैक बॉडी मींस इसकी सरफेस को अंदर से, मतलब ये पतला नहीं है, इसकी सरफेस को अंदर से पूर्ण रूप से काला कर दिया गया। काला करने के बाद क्या कहा, इसके अंदर रेडिएशन डाला गया, अंदर से रेडिएशन। अब रेडिएशन अंदर से डाला तो रेडिएशन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि जब ये यहाँ जाएगा टकरा के इधर जाएगा, टकरा के इधर आएगा, टकरा के इधर आएगा, है ना। ये सब टकरा के इसके अंदर ही रहेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और उसको काले रंग से पोता होगा अच्छे से, ठीक। तो अब जो बाहर आती है निकल के, उसके वर्सेस अंदर जाने वाला नापा गया, बाहर निकलने वाला और उसके वर्सेस जाने वाला, ये काम किया गया अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे नापा पहले, फ्रीक्वेंसी 1 पे, फिर फ्रीक्वेंसी 2 पे नापा, जैसा आप एक्सपेरिमेंट पे करते हैं। फ्रीक्वेंसी 3 पे नाप के देखा कि भाई मैंने आई भेजा और मुझको I1 वापस मिला, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्ब वाला है, इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब, जो ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस एक्सिस पे रखा गया एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब हुआ, इस पे क्या रखा गया, फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी लगा था फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पर आई जो एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक। उसके बाद में इसका टेम्परेचर नॉट होता था, ठीक। जैसे कल मैंने बताया, दैट वाज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सही है ना, ऊपर तक लंबा जाता था वहाँ से। तो ये टेम्परेचर भी 200, 300, 400, 500, 600 करके ऐसे करके वैल्यू किया। ये हो गया एक्सपेरिमेंट तैयार, पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया। अब बात आई कि भाई साइंस वाले इसे एक्सप्लेन करें, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, इसको एक्सप्लेन करें कि भाई किसी भी साइंस के नियम से ये निकल के कैसे आता है, ठीक। तो दो वैज्ञानिक आए, फर्स्ट वन इज द बेले, अनदर वन द जीन, ठीक है ना, एंड दैट्स रेले जीन, ठीक। अब रेले जीन ने क्या किया, कुछ सिद्धांत यूज करे इसके क्लासिकल मैकेनिक्स के, न्यूटन मैकेनिक्स के, ठीक। न्यूटन मैकेनिक्स सिद्धांत में जो सबसे अच्छा सिद्धांत पहला वाला जो थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है, दैट फर्स्ट वन स्टीफन लॉ, ठीक। Cp is equal to Q is equal to Cp m delta T, है ना, that was another one. Kinetic theory of the gases, P is equal to nRT। ये दो तीन सिद्धांत यूज करके उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था E is equal to लैम्डा की पावर 5 एंड टी की पावर 4, ऐसे कुछ करके था, आई एम नॉट एक्जैक्टली रिमेंबर, इट इज 8 पाई लाइक दैट समथिंग। बट इन्होंने क्या किया, ए की पावर को 4 बार प्रोपोर्शन रखा और लैम्डा की 5 को, और जब इस एक्सिस के ऊपर ही ड्राइंग करते हैं तो ये
सक्सेसफुली इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर देता है। देन द सेम थिंग विद द जीम ने क्या किया, एट दैट पर्सन पॉइंट की जो ये होगा ई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा एंड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। और उन दोनों को एडजस्ट किया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ओवर लैम्डा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया। बट ऐसा कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हो सका जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म को रिजॉल्व करके दिखा सके। क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर प्लांक के सिद्धांत की एंट्री होती है। प्लांक क्या कहते हैं, जनरली न्यूटन ने भी ये बात पहले कही थी लगभग 16वीं सदी में कि प्रकाश क्या है, क्योंकि प्रकाश के पास क्या है, पावर को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है। पावर को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी, यानी क्या करता है, देखो अगर जनरल मैकेनिज्म देखो, सन के पास आग जल रही है और धरती तक वो क्या करता है, गर्मी को पहुंचा देता है, यानी उसके पास पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है ना। यानी रेडिएशन के पास में पावर को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी होती है। तो न्यूटन का ये मानना था कि ये अगर पावर ट्रांसफर कर सकता है तो ये एक्चुअल में मास के पार्टिकल हैं, इनके अंदर द्रव्यमान है, ये हैं छोटे छोटे पार्टिकल द्रव्यमान वाले। ठीक, अब द्रव्यमान पार्टिकल में न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा ये है कर्णिका, इसको नाम दिया कर्णिका। न्यूटन ने बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर प्रकाश बनता है और उस जो प्रकाश जिससे मिलकर बनता है उसे कहते हैं कर्णिका। ये बात न्यूटन ने कही थी 16वीं सदी में, 16वीं और 15वीं सदी में। ठीक, नेक्स्ट द सेम थिंग प्लांक आल्सो, सेम आइडिया प्लांक लगभग लेके आते हैं। ये कहते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकलों से मिलकर बनती है। ठीक है, ये जो लाइट है ये पार्टिकलों से मिलके बनती है, यानी ये भी लाइट जो है वो किससे मिलके बनती है, कणों से। और कण एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को अपने साथ लेके जाते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जब वो किसी भी सरफेस से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा वहाँ पर दे देते हैं। ठीक, इनका द्रव्यमान, जो उन्होंने कहा कि इनका जो द्रव्यमान इन पार्टिकलों का, ये द्रव्यमान बहुत कम होता है। जैसे यहाँ देखो कण नाम देखा है ना, कण का नाम उन्होंने छोटा आखिर में प्रणय का बोल दिया। ठीक है, वही पुरानी वाली बात है। ठीक, तो द सेम थिंग, लाइट क्या है, पार्टिकल है। अब लाइट पार्टिकल कैसा है, प्लांक कहते हैं ये पार्टिकल ऐसा है कि हर एक पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी h म्यू के। वेल h is the Planck constant and mu frequency of a particle, so frequency of the light or a radiation। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कि E जो है वो h म्यू के बराबर होगा, उसके रेडिएशन निकलेगी। ठीक, इसके बाद में अगर पार्टिकल का मास की होगा द्रव्यमान होगा, तो इन्होंने द्रव्यमान के लिए कहा कि m जो होगा वो डिफाइन होगा कैसे, डेल्टा E अपॉन डेल्टा V से। या ऐसे नहीं करते, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ऐसे नहीं, वहाँ से करते हैं E is equal to mc, है ना, and then what is m there, m upon c। तो ये जो मोमेंटम होगा, ये जो मोमेंटम होगा इसका, वेव का, उसके मोमेंटम से इसका मास डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अभी धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने जनरल से कॉन्सेप्ट दी। जनरल कॉन्सेप्ट ये थी कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल होती है, उस पार्टिकलों से मिलके सिद्धांत चलता है। इतनी बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यही न्यूटन का प्लांक का सिद्धांत था। ठीक है ना, प्लांक के सिद्धांत के अंदर एक तो ये बात होगी कि भाई पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, एनर्जी h के बराबर होगी, रिलेटिविस्टिक होगी, नंबर एक मतलब आइंस्टाइन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, और वही चीज़ आपका प्लांक के सिद्धांत में आ जाती है। अब प्लांक क्या करता है, देखना आपके सिलेबस में है प्लांक क्वांटम रिलेशंस के साथ। प्लांक क्वांटम सिद्धांत नहीं, प्लांक तो हो गया, ये तो यही है प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक क्वांटम सिद्धांत तो यही है बस। ये है फिर फोटोन अभिलक्षण। हाँ, फोटोन का अभिलक्षण मतलब फोटोन क्या कैसा होता है वो बात बताइए कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा h के बराबर होती है। ठीक है, फोटोन का मास कितना होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, वो दो ही गुण है इसके अंदर, कोई नहीं होते जाता। उसके बाद में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को फॉलो करता है। ठीक, अब ये देखो वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंडीशन है नहीं है ना, डायरेक्ट प्रकाश का प्रभाव है।
चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके, बट बैकग्राउंड होती है। अब क्या करता है ये प्लांट, क्या कहता है यहाँ पर, ये पार्टिकल हो गया एक पार्टिकल की एनर्जी h nu, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी h nu1 h nu2 h nu3 h nu4, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, नंबर है। उसके बाद में ये जो पार्टिकल होंगे ये एक नहीं होगा कभी भी, ये होंगे संख्या में n, बहुत सारे है ना, ठीक है। अब इस n में जो एब्जॉर्ब होंगे उनकी संभावना प्रोबेबिलिटी, और जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि E जो होगा टोटल E वो बराबर होगा n h nu के, ठीक। और इसी फॉर्मूले के ऊपर वो क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं और सक्सेसफुली इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल। उनके कर्व में ये दोनों चीजें दोनों साइड की परफेक्टली आती हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसका सिलेबस में थोड़ा डिस्कशन मैक्सवेल से आती है नहीं, मैक्सवेल से नहीं, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 3 तरह के होते हैं फिजिक्स में, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, स्टैटिकल मैकेनिक्स का आएंगे, ठीक है। चलो सिलेबस में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं क्या चीज है, समस्या क्या है उसकी, एक एक करके समझेंगे बिल्कुल आराम से, है ना। कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब मैंने कल थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा क्या बताया था आपको कि मैंने कहा एक मेटालिक सरफेस है, एक मेटल की सरफेस है, उस पर लाइट जब गिरती है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। बड़ा सिंपल सी घटना है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई कि धूप पड़ रही है, मेटल रख दिया, इलेक्ट्रॉन बन गए, जैसे ऊपर सोलर प्लेट लगे, सोलर पैनल लगे हुए हैं, धूप गिरी, बिजली बन गई, है ना। बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना है कि भाई लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकल गया मेटल में से, ठीक। लेकिन अब करना क्या है कि हमें जाननी है वजह क्या, क्यों इलेक्ट्रॉन निकले, लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, नंबर है पहली बात। दूसरी बात क्या कि लाइट गिरने के बाद में कितनी लाइट अमाउंट में गिरी और उस लाइट के अमाउंट से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने मान लिया क्या किया कि 10 ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की लाइट डाली, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, मैंने लाल कलर की डाली तो कितने निकले, नीले की डाली तो कितने निकले, अलग निकलेगी ना कलर, हाँ अलग अलग कलर में अलग अलग हमने देखा, सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है, ठीक। तो अब इसके लिए सेटअप तैयार किया गया। सेटअप क्या था, पहले सेटअप को समझते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। इसके इस सिरे पे वो मेटल लगी है जिस पे मुझे लाइट को डालना है। ये रही वो खिड़की जहाँ से लाइट अंदर आई है, सही, यहाँ से रेडिएशन अंदर आता है, ठीक है। अब इधर मैंने क्या लगा है, एनोड कर दिया, यानी देखो क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव। देखो बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा याद मत करो किसी चीज़ को, बड़ा सिंपल सा समझाने का तरीका है। तो अब अगर बैटरी यहाँ लगेगी, सिंपल है ना, ठीक है। उसके बाद अब बैटरी, अगर ऐसे बैटरी लगाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला काम ये क्या लगा दिया, एम्पियर मीटर, किस लिए, करंट नापने को, क्योंकि करंट की अमाउंट ही बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन बने, जितना ज़्यादा करंट उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरी चीज़, अब वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज को बदल देते हैं,
क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना, और वो बदल सकता है आपस में, ठीक। इसके और इसके बीच में वोल्टमीटर लगा दिया ताकि ये वोल्टेज मेजर हो सके कि इस ट्यूब के ऊपर कितने वोल्टेज जा रहे हैं, क्लियर है ना। तो एक छोटा सा सेटअप तैयार किया इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए प्रैक्टिकली कि भाई ये है क्या। ठीक है, देखिए होगा तो ये ना सेटअप, ठीक है। तो ये जो सेटअप बनाया गया, ये सेटअप ऐसे बनाया गया। अब सेटअप बनाने के बाद हमने क्या किया, अब हम इसका निकालेंगे आईवी ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। हम क्या करेंगे, एक लाइट रखेंगे तो फिक्स फ्रीक्वेंसी की, पहले हम क्या करेंगे, लाइट रखेंगे किसकी, फिक्स फ्रीक्वेंसी की, फिक्स बिल्कुल, और उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो लेट कंसीडर लाइट फिक्स कर दी गई, वोल्टेज लगाने शुरू किए हमने धीरे धीरे, ठीक है। शुरुआत हमने मान लिया नेगेटिव से की, कहीं नेगेटिव लेके पहले शुरू, चलो पेपर उल्टे लगाते हैं, ठीक है, फिर सीधे करते हैं। तो जब हमने वोल्टेज लगा के आई के ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, वोल्टेज सॉरी आई ये रहा, वोल्टेज ये रहा। अब हमारा दिमाग में आने वाला आइडिया, हमने क्या किया, पहले लाइट की न्यू फ्रीक्वेंसी की, देन इंटेंसिटी आई थी, मैंने क्या किया, I1 इंटेंसिटी अपने क्या किया, बढ़ा दी थोड़ी सी। चलो भाई देखते हैं इंटेंसिटी बढ़ा के क्या होता है। बढ़ाने के बाद क्या होता है, ये चीज सेम रहती है, मैक्सिमम करंट बढ़ जाती है। पहले मैक्सिमम करंट ये थी, है ना, यहाँ पर अब के मैक्सिमम करंट ऊपर पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, फिर आई करी, देन फर्दर इट इंक्रीज, ठीक है ना, गाइड I1, it is I2, it is I3, and then I3 is greater than I2, ठीक है। I क्या है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन तीव्रता, कितनी ज़्यादा चमक है लाइट में, है ना। जैसे होता है ना, पहले आपने मंदी से टॉर्च जलाई, फिर आपने तेज कर दी, फिर और तेज कर दी, ठीक है, द सिंपल वे, ठीक, याद है, ठीक है बिल्कुल, है ना। तो ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ क्या है। अब अगर मैं, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, यही सेम सेटअप बनाया मैंने, और उसका मैंने क्या किया, I वर्सेस V ड्रॉ करने की कोशिश की। तो ये कुछ ऐसा आता है, वैसे पता नहीं कहाँ तक चलेगा, बाद में जाकर सैचुरेशन हो, फिर मुझे इतना नहीं है, लेकिन ये ऐसा आता है। और इस चीज को हम कहते हैं ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। ये ओम्स लॉ का पूरा सत्यापन है, और ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि R बराबर V अपॉन I, और बेसिकली पढ़े लिखे हो डेल V अपॉन डेल I, ठीक है ना। तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये हिस्सा तो कुछ लग रहा है ओम के जैसा, लेकिन उसके बाद की कहानी ओम के जैसी नहीं लगती, है ना, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ जो कहानी है, यहाँ कहाँ शुरू होती है, 0 से। यहाँ कहानी कहाँ से शुरू होती है, नेगेटिव वोल्टेज से शुरू हो जाती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, नेगेटिव वोल्टेज से। यानी अगर मेरे पास नेगेटिव वोल्टेज है, करंट ज़्यादा है ना, उसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ जाते हुए करंट को, तभी तो मैं उल्टा वोल्टेज लगाऊंगा। अगर मैं क्या करूँ, इधर प्लस था इधर माइनस था पहले शुरू में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले प्लस की तरफ चले गए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इधर पॉजिटिव कर दूँ इधर नेगेटिव कर दूँ, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, वैसे कम संख्या में जा रहे हैं बट जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें रोकने के लिए और क्या करूँगा, वोल्टेज को बढ़ाऊंगा।
तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है इधर को, क्योंकि नेगेटिव बढ़ा रहा है लेकिन बढ़ा रहा है। वो पूछे यार वो क्या है मैट्रिक्स मैट्रिक्स में तो हाँ मैट्रिक्स देखो 2000 वो तो पूछना है ना कैसा कुछ भी नहीं, फिर मैट्रिक्स वो ये भी बढ़िया वो तो सही है ना। कि कहाँ गया चेंज ये देखो कि ये जो आ रहा है ये हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहला सीन नजर आया, पहली घटना अजीब सी कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते लेकिन लाइट डलने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। ये घटना ये बताती है, देखो वोल्टेज नहीं डले हैं, कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन बिना वोल्टेज के आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी नहीं अभी नहीं हुआ है, अगर फिर से होगा तो कि जैसे ही लाइट डलती है तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं ना बिना किसी टेंशन के। ठीक, अब क्या होता है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ते हैं, मतलब करंट भी बढ़ता है। सीधी सी बात है, जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना करंट भी बढ़ेगा। चलो ये तो हो गया फर्स्ट इवेंट, इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 1 में हमने क्या चेक किया, VI कर्व ड्रॉ किया, कब अलग अलग करंट पे। ठीक है, पहली चीज होगी, देखो तुम्हारे पास क्या टाइटल लिखा है ग्राफ का, विभवांतर का प्रभाव है ना, कि वोल्टेज घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं नहीं ये देखता है ना, ये ग्राफ तीव्रता नहीं है, तो तीव्रता का तो वही चीज़ है, सेम एक ही बात है। मतलब पहला वाला वोल्टेज कर्व हो गया और तीव्रता मतलब वो दोनों कंबाइंड एक तरह से। ठीक है, अगली चीज़ क्या आती है, पहले मान लिया ब्लू लाइट यूज की गई थी, पहले क्या किया इंटेंसिटी बदली गई थी। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम कर्व को, इसी सेम चीज को हम ड्रॉ करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, यानी μ1 पे, μ2 पे, μ3 पे। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी भी लिखी μ1 नेट फ्रीक्वेंसी, अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के कर दिया μ2, बढ़ा रहा है। ठीक, फिर बढ़ाया, यानी इंटेंसिटी क्या है, सेम है सबकी, लेकिन बदला क्या, फ्रीक्वेंसी बदली। अब फ्रीक्वेंसी मतलब कलर बदल दिया, पहले ब्लू डाल रहे थे रेड फिर येलो, है ना। अब क्या हुआ कि मेरा जो वोल्टेज है कौन सा वाला, नेगेटिव वोल्टेज, वो बदल गया। यानी अगर मैं इंटेंसिटी बदलता हूँ, देखो अंतर क्या है इसमें, खास बात क्या नजर आ रही है, स्पेसिफिसिटी ऐसी क्या दिख रही है, मतलब ये चीज अपने आप ही परेशान क्यों कर रही है। ठीक, देखो I1 I2 I3, यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो मैंने मान लिया इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट हुए, समझ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ज़्यादा पैदा हुए। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो इसको रोकने के लिए वोल्टेज भी ज़्यादा रहना चाहिए था, नहीं समझा, वोल्टेज ज़्यादा करना चाहिए था इसे रोकने के लिए ज़्यादा वोल्टेज लगना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पैदा तो हो रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसको वोल्टेज को रोकने के लिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाना पड़ता, वो वोल्टेज फिक्स है,
इंटेंसिटी बढ़ाई जाओ लेकिन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो फिक्स है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा क्या आता है, आवृत्ति बदल गई, इंटेंसिटी नहीं बदली, आवृत्ति बदली, और आवृत्ति बदलने से वोल्टेज बदल गया। समझ में एक बात है ना? ये थी वो मेन प्रॉब्लम कि इस चीज को क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह एक्सप्लेन करें। आवृत्ति बदलने से वो बदला वोल्टेज, हाँ, और जबकि बदलना किससे चाहिए था? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बदलने से। अगर हम देखा जाए क्लासिकली जो हमारा दिमाग चलता है, क्लासिकली हमारा दिमाग क्या कहता है कि भाई अगर हमने ताकत बढ़ाई, एनर्जी बढ़ाई, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए उसे रोकने के लिए भी उतनी एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होगा, उसे रोकने के लिए एनर्जी उतनी नहीं चाहिए, जितनी पहले थी उतनी ही एनर्जी फिर से लग रही है। उधर हमने एनर्जी बढ़ा दी लेकिन यहाँ बढ़ती नहीं, उधर हमने एनर्जी नहीं बढ़ाई बट हमने क्या बदली, फ्रीक्वेंसी बदली। तो हमें ये समझ में आया इस इवेंट से कि फ्रीक्वेंसी इज अ मेन फैक्टर। और ये जो इवेंट है इट इज डिस्कवर्ड बाय 1964 और 1954 आई थिंक जो भी है, एंड दैट नेम हर्ट्ज। हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रभावों को ढूंढ के एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया, एक्सप्लेन इस प्रभाव को आइंस्टाइन ने किया, आइंस्टाइन ने खोजा नहीं है इसको, हर्ट्ज ने खोजा था। हर्ट्ज ने मतलब ये समस्या बताई कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया लगभग 1905 में। क्लियर इतनी बात? प्रॉब्लम समझ में है ना? मच मोर बेटर, ठीक है। अगला जो कर्व है अलग से कर्व खींचना है, वैसे कल की बात करते हैं, ठीक है, आज के लिए बहुत है, ठीक।